प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT गणित कक्षा 10। हम लोग को पढ़ना था अभ्यास 2, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद में एक मैं इसका बेसिक का आधा मैं जो एक वीडियो आपको बना करके और दिया था, ठीक है। और हम लोग को अब इसमें पढ़ना था प्रश्नावली 2.1। जो बहुपद है उसमें प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को पढ़ना था। लेकिन जो 2.1 का प्रश्न है वह इस प्रकार से है। जैसे देखिए, ऐसे सवाल हैं, ठीक है। इसमें जो है शून्यक पूछा गया है। प्रश्नावली 2.1 का जो प्रश्न है उसमें शून्यक पूछा गया है। कहा गया है कि किसी बहुपद px के लिए, जैसे कोई बहुपद है उसका नाम px है। बहुपद के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि चर की घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। और ज़्यादा जानकारी करना हो तो पीछे का जो मेरा वीडियो है उसको देख सकते हैं। y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है। इसमें आपको यह बताना है, प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न है इसमें एक ही प्रश्न है और इसमें यह बताना है कि शून्यक कितना है। माने इस ग्राफ में शून्यक कितना है, इस ग्राफ में कितना शून्यक है, इसमें कितना शून्यक है, इसमें कितना शून्यक है, और इसमें सभी में 6 सवालों में आपको शून्यक बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं कि इसका ये ग्राफ पेपर है। इसी को क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर कहते हैं। शुरू से भी आप पीछे से भी देखते आए हैं। और इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। सुने होंगे, देखे होंगे पीछे भी। तो देखिए, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको चतुर्थांश के बारे में बढ़िया से समझा दूं, उसके बाद इसका शून्यक मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, प्रश्नावली 2.1 का जो सवाल है यह देखिए उदाहरण 1 है। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताना है। देखिए, इस उदाहरण में भी 6 सवाल दिया गया है और इसमें भी शून्यक बताना है। तो शून्यक बताना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम यह जानें कि यह चतुर्थांश है, तो इस लाइन को और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं। सबके नामों के बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो देखिए, शून्यक बताना है ना, px के शून्यक बताना है। किसका शून्यक बताना है, तो जो x अक्ष पर जितनी बार काटा है ना उसी को गिन करके हम लोग लिख देंगे। तो देखिए, इसको मैं बताऊंगा इसके, लेकिन मैंने सोचा कि अगर बढ़िया से इसको बताना है तो एक चतुर्थांश का मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं और उसके बाद इसके पीछे वाला जो इसके नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें इस प्रश्नावली को हल करूंगा। देखिए, जो मेरे पढ़ाने का सिस्टम है वो थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से होता है। मैं सोचता हूं कि पहले सूत्र आपको समझा दूं और उसके बाद प्रश्नों को हल करूं, तो किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं क्रम से चालू किया हूं तो क्रम से पूरा करूंगा, आप घबराएंगे नहीं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए चतुर्थांश का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। चतुर्थांश का प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग आप जो कक्षा 10 में गणित पढ़ रहे हैं, इस ग्राफ पेपर का चतुर्थांश का 4 चैप्टरों में आप अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुपद में पढ़ेंगे शून्यक बताने के लिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे ही मैं दूसरा अध्याय बहुपद के बाद तीसरा अध्याय में जाऊंगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो वहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण दिया रहेगा और उसको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो वहां पर भी ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। और निर्देशांक ज्यामिति में भी, जिसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं,
उसमें भी चतुर्थांश की आवश्यकता पड़ती है बिंदु को दर्शाने के लिए। त्रिकोणमिति में कोण जब 90 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कोण को पता करने के लिए भी हम लोग त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब ये 4 अध्याय का बात है, इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से आपको वीडियो मैं बना दूं। देखिए, अगर अध्याय 2 की बात है जिसका नाम बहुपद है, तो जिस बच्चे को 3 टॉपिक पर अगर बढ़िया पकड़ होगा, जैसे चतुर्थांश जान जाए, द्विघात समीकरण जान जाए और एक भाग देने की क्रिया को जान जाए, तो मैं पूरे दावा के साथ कह रहा हूँ कि उसका दूसरा अध्याय कहीं से गलत नहीं होगा। तो मैं चलिए आपको बहुपद समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, बहुपद में हम आपको चतुर्थांश समझाएंगे। क्या समझाएंगे? चतुर्थांश। तो देखिए, सभी लोग जब चतुर्थांश को बनाते हैं तो इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, ऐसे ऐसे। देखिए, ये समतल है। क्या है? समतल है। तो हम इस तरह से और एक ऐसे, माने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा खींचते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, मैं भी खींचूंगा, लेकिन देखिए मेरा चतुर्थांश बनाने का सिस्टम कुछ और होगा। एक मैं बनाऊंगा सीधा एल, ये क्या हो गया? सीधा एल हो गया। और यह क्या हो गया? उल्टा एल हो गया। एक सीधा एल और एक उल्टा एल। बताइए, मेरा भी चतुर्थांश बन गया। स्पेशल चतुर्थांश का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, समझिए। तो ये बताइए कि इसका नाम क्या है? y और y डैश में लिख दे रहा हूँ, और इसका नाम x और x डैश, ठीक है ना। डैश आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यह एक नाम है, ठीक है। तो ये बताइए कि यह जो है एक सीधा एल हम बनाए और एक उल्टा एल बनाए। तो सीधा एल और उल्टा एल जब बनाए तो किसका निर्माण हो गया? चतुर्थांश का निर्माण हो गया, ठीक है। अब यह बताइए कि दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे ये सीधा एल आप बनाए और उल्टा एल, तो दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ मूल बिंदु। बताइए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए, कभी भी अगर इस प्रकार से कोष्टक में अगर कोई ऐसे 3 और 4 लिख दिया जाए, तो आप समझिएगा कि पहले कोष्टक में भुज लिखा जाता है और उसके बाद कोटि लिखा जाता है, ठीक है। अर्थात इसको हम लोग x कहते हैं और इसको y कहते हैं। एक कोष्टक के अंदर x y को लिखा जाता है। तो यह मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। अब बताइए, यह जो ऐसे लाइन आप देख रहे हैं, ऐसे लाइन यह है, इसको कितने नामों से हम जानते हैं? 4 नामों से जानते हैं। कौन कौन सा नाम है? देखिए, मैं लिख रहा हूँ। एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। फिर भुज कहते हैं, इसको हम लोग भुज भी कहते हैं। क्षैतिज, क्षैतिज भी कहते हैं। और देखिए, ऐसे यह पट है ना, पट है, इसलिए इसे हम लोग, एक मैं कहता हूँ अपने मन से, समझा देंगे, सोया हुआ है, सोया हुआ है। तो कितने नामों से इसे जानते हैं? 4 नामों से जानते हैं। जो यह है उसे एक्स अक्ष, भुज, क्षैतिज और सोया हुआ। और तब यह जो ऐसे है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? देखिए, वाई अक्ष, उसके बाद क्या नाम है? कोटि, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर,
और उसके बाद एक नाम है खड़ा है। ठीक है, अब बताइए इसके नाम कितने हो गए? 4 नाम हो गए। और इसके भी कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। अब देखिए यह जो सीधा एल मैं बनाया था और एक उल्टा एल बनाया था, तो इसको हम लोग सीधा एल जो है इसके दोनों सिरे को हम प्लस कहते हैं। सीधा एल जो है ना उसको प्लस, और जो यह उल्टा एल है उसको हम क्या करेंगे? ऋण लिख रहे हैं। ठीक है ना, बातें क्लियर हो रहा है? देखिए माने सीधा एल माने यह जो है यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक, माने ये वाला धन है और ये वाला भी धन है, और उल्टा एल में ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? ऋण है। ठीक है, अब देखिए तो इस चतुर्थांश का हम नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो बताइए इसका नाम क्या है? तो देखिए इसी में से लिखेंगे, यहीं से लिखना प्रारंभ करेंगे। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। इसका क्या नाम है? प्रथम चतुर्थांश। और देखिए आप घड़ी देखे होंगे ना, ऐसे घड़ी आप देखे होंगे, यह 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताइए घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है ना, ऐसे ही ना चलती है। 12 के बाद 1 2 3 4 5। तो देखिए जिस दिशा में घड़ी चलती है ना उसे दक्षिणावर्त क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त क्रम कहते हैं, क्रम। ठीक, और कोण सदैव ऋणात्मक बनाती है। ऋणात्मक कोण कैसा बनता है? ऋणात्मक। जो घड़ी आप पहने हुए हैं वह कोण कैसा बनाती है? ऋणात्मक। और देखिए जब सुई उल्टा चलेगी 12 के बाद 11 10 9 ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में आप चलते हैं ना तो उसको कहते हैं वामावर्त। वामावर्त। और कोण सदैव धनात्मक बनता है। कैसा बनता है? धनात्मक कोण बनता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या था? देखिए हमारा कहने का उद्देश्य कुछ और था। बताइए यह प्रथम चतुर्थांश है, ये तो प्रथम है, एकदम फिक्स है, और यहाँ से आप नाम इस दिशा में लिखेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि घड़ी के विपरीत दिशा में लिखेंगे। किधर लिखेंगे? घड़ी चलने के विपरीत दिशा में, जिसे हम वामावर्त क्रम कहते हैं। किसी तरह से कभी भी भूल करके इस दिशा में आप नहीं लिखेंगे। तो यह प्रथम हो गया, और इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझिए। तो ये प्रथम हो गया, यह द्वितीय हो गया, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इसका तृतीय, तो यह प्रथम द्वितीय तृतीय, तो ये क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना, चतुर्थांश। प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यह सीधा एल है, सीधा एल। ठीक है ना, तो सीधा एल का दोनों सिरा धन। इसका मतलब कि देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो देख रहे हैं इस पर धन वाली संख्या लिखेंगे जब आवश्यकता पड़ेगा तब, और इस पर भी कैसा लिखेंगे? धन वाला। और ये उल्टा एल जो है यहाँ से ये ऋण है और ये भी नीचे क्या है? ऋण है। देखिए अगर ऐसे न समझ में आता है तो एक तरीका और मैं बता रहा हूँ। देखिए जो क्षैतिज रेखा खींचा है जिसे एक अक्ष, भुज, क्षैतिज और सोया हुआ कहते हैं, इसको
तो जो यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु है। मूल बिंदु के दाएं दिशा में, दाएं दिशा में यह क्या होगा? पूरा धनात्मक। और मूल बिंदु के बाएं दिशा में ऋणात्मक। अगर दायां बायां न समझ में आए तो किताब पर ऐसे आप रख दीजिए अपने हाथ। यह देखिए कि जिधर दायां हाथ पड़ रहा है वह दायां पार्ट है, धनात्मक वाला है, और जिधर आपका बायां हाथ पड़ रहा है उधर ऋणात्मक वाला पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए, यह जो एक्स अक्ष है उस पर मूल बिंदु के दाएं बगल धनात्मक और मूल बिंदु के बाएं बगल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब एक बात और समझिए, जो यह वाई अक्ष है जिसको हम कोटि कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, खड़ा है कहते हैं, और ऐसे खड़ा है भी, आप खड़ा हो जाएंगे ना और अपने हाथ को अगर जब फैला देंगे तो उसको उस समय पर भी आपकी आकृति चतुर्थांश जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब यह वाई वाला है तो जो मूल बिंदु है उसके ऊपर, वाई वाला में ऊपर धन और नीचे ऋण होता है। ठीक है, नीचे ऋण होता है और ऊपर क्या होता है? धन होता है। और एक्स वाला में दाएं दिशा में धन होता है, इस पर धन वाली संख्या लिखते हैं, इधर ऋण वाली संख्या लिखते हैं, और वाई वाला में ऊपर धन वाली संख्या लिखते हैं और नीचे ऋण वाली संख्या लिखते हैं। तो बात क्लियर हो रहा है, दायां बायां भी आप समझ गए। अब मैं आपको इस चतुर्थांश में चिन्ह लगाने के लिए बता रहा हूँ। यह बताइए कि किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि यह घर है, यह घर है, तो यह बताइए कि इस घर के दो दिशा में कैसी दीवारें हैं? तो देखिए, यह प्रथम का एक यह दीवार और एक यह दीवार, और यह दीवार कैसी है? तो धनात्मक है, और यह दीवार कैसी है? तो धनात्मक है। इसमें इन दोनों चिन्हों को हम लिखेंगे। देखिए, इन्हीं दोनों चिन्हों को यहाँ पर ला करके लिखेंगे, यहाँ पर ला करके लिखेंगे। इस दोनों चिन्ह को आप यहीं पर खींच करके लिख दीजिए। अब यह बताइए कि पहले इस चिन्ह को लिखेंगे कि पहले इस चिन्ह को लिखेंगे। इसीलिए मैं उसके सिरों पर धन चिन्ह लिखा हूँ, बस समझने के लिए। नहीं तो नाम तो इसका वाई है, वाई डैश है, एक्स डैश है और एक्स है। तो पहले हम इसको लिखेंगे तब इसको लिखेंगे। पहले भुज वाला लिखेंगे, धन कामा धन। बताइए, दोनों में धन चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। यह बताइए कि यह किसी व्यक्ति का घर है और उसके भी दो साइड से दीवारें हैं। तो बताइए, ये उल्टा एल वाला है ना, ये इतना दूर ऋण था, और यह सीधा एल वाला है ना, तो ये धन था और ये ऋण था। इसका मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश में जब चिन्ह लिखना होगा तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को लिखेंगे। तो बताइए, इन दोनों को जब हम लिखेंगे तो इन दोनों में किसको पहले लिखेंगे? तो पहले ये एक्स वाले को, हमेशा एक्स को लिखेंगे। या ABCD आप पढ़ते होंगे ना तो उसमें देखते होंगे कि एक्स के बाद वाई आता है। एक यह भी टारगेट चीज़ है, अपने दिमाग में रख लीजिए, एक्स वाई जेड, पहले एक्स तब वाई आता है। लेकिन समझने के लिए पहले भुज को लिखते हैं, यह तो ऋण लिखेंगे, एक्स का हो गया, कामा दे दिए, और यह कोट इस वाई वाले को लिख दीजिए, वाई। ओहो, देखिए यहाँ पर धन चिन्ह लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? धन चिन्ह लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसे धन चिन्ह लिख देंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पर ऋण और धन, इसमें क्या होगा? ऋण और धन होगा। ये वाला ऋण और ये वाला धन होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ नहीं है। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में जब हम लिखना चालू करेंगे तो इसको लिखेंगे। देखिए, इस ऋण को लिखेंगे और इस ऋण को लिखेंगे, क्योंकि देखिए यह जो घर है, मान लीजिए उसके दोनों बगल यह दीवार ऋण वाली और यह दीवार ऋण वाली। तो बताइए, पहले इस ऋण को लिखेंगे कि पहले इस ऋण को? देखिए, एक्स वाला को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। अब कामा यहाँ पर ऋण लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। इसमें जब लिखेंगे तो यह भी मान लीजिए कि चतुर्थांश है,
इसके बगल में ये एक दीवार है और एक यह दीवार है। ये इतना दूर दीवार क्या है, धन वाला है, और इतना दूर क्या है, ऋण वाला है। तो पहले धन लिखेंगे, उसके बाद ऋण को लिखेंगे। बताइए बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो मैं चतुर्थांश में आपको 4 भागों में बांटने बता दिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ नाम बता दिया, उसमें चिन्ह बता दिया, और यह भी बता दिया कि इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग जो हम लोग बहुपद में करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में भी मिलेगा और त्रिकोणमिति में। तो जैसे जैसे आएगा उस प्रकार से इसको मैं बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में देखिए क्या आएगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि ऋण 2 और 3 बताइए कि किस चतुर्थांश में है। तो देखिए हम बता रहे हैं, बताइए इसके आगे कौन सा चिन्ह है, ऋण, और इसके आगे कुछ नहीं तो धन। अब इस चिन्ह को आप खोजिए कि किस चतुर्थांश में है। तो देखिए इस चिन्ह को, ऋण और धन, तो दोनों में धन प्रथम और दोनों में ऋण तो तृतीय। लेकिन पहले ऋण और उसके बाद धन देखिए 2 नंबर में। यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तो दूसरे चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। और यह ऋण 2 जो है ना, वह इस पर चलेंगे, और 3 जो है ना इस y पर चलेंगे। कब, जब इसको दर्शाने के लिए कहा जाएगा तब। जैसे मान लीजिए तीसरा में और दूसरा चैप्टर में आ सकता है, 2 चर वाले में ऐसे आ जाए, देखिए 5 और 0 आ जाए, ऐसे समझिए, इस तरह से आ सकता है। तो देखिए जब एक अंक होगा और एक शून्य होगा, अगर इस प्रकार से ऋण में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, कई प्रकार से मैं बताऊंगा। जैसे ऐसे भी आ सकता है, 0 4 आ सकता है, और मान लीजिए कि ऋण 4 और 0 आ सकता है। ऐसे आ सकता है 0 और ऋण 5 आ सकता है, इस प्रकार से आ सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक अंक हो और एक शून्य हो, तब पूछा जाए कि बताइए कि वह किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए जब एक 0 होता है और एक अंक होता है, तो कभी वह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में नहीं पड़ता है। वो हमेशा किस पर पड़ता है, तो लाइन पर पड़ता है, जो या तो y के ऊपर एकदम पड़ेगा या x के ऊपर पड़ेगा, इसी पर पड़ेगा, या तो इस पर पड़ेगा या इस पर पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर इसको पूछा जाए कि कहाँ है, तो बताइए कौन वाला 0 है, बाद में y होता है ना, y वाला 0 है। तो जिस ये y 0 है तो इस पर नहीं होगा, यह जानते हैं किस पर होगा, x पर होगा। और 100 में देखिए यह धन में है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक धन है, इसी यहाँ से लेके यहाँ, इसी के ऊपर यह कहीं पर 5 और 0 को दर्शाया जाएगा इस पर। अब ऐसे समझिए, अगर 0 4 आ जाए तो बताइए इस बार कौन शून्य है, तो x वाला शून्य है, तो यह इस लाइन पर नहीं रहेगा। जानते हैं किस पर रहेगा, इस y वाला पर रहेगा। और बताइए y में यह y है 4, तो धन है कि ऋण है, तो यह धन है। तो धन है तो y में ऊपर क्या होता है, धन, और नीचे क्या होता है, ऋण। तो समझिएगा कि यह ऊपर जो है, यह ऊपर ही कहीं पर इसी लाइन पर यह होगा। अगर ऐसे हो जाए, देखिए ऋण 4 और 0, मेरा कथन यह है कि एक 0 हो और एक अंक हो, तो समझिएगा कि वह हमेशा लाइन पर होगा, ठीक है ना। आ दोनों 0 हो जाए तब तो स्पेशल उसका मूल बिंदु है बे के, ठीक है। अब देखिए जब आएगा ना तो मैं बताऊंगा, जितना हम लोग की आवश्यकता है उतना हो गया है। ऋण 4 0 हो जाए तो बताइए इसमें 0 कौन है, y वाला 0 है, तो इस पर नहीं होगा, ठीक। कभी मैंने धन लेकर के बताया और कभी ऋण लेकर बनाया और कभी 2 बिंदु लेकर के बताया। और देखिए यह इस पर नहीं होगा, y वाले पर नहीं होगा, किस पर होगा, x वाले पर होगा, इस पर होगा क्योंकि x वाला है। 100 में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऋण है, ऋण 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ इसी के भीतर यह इस लाइनिए पर एकदम होगा। देखिए एक 0 हो एक अंक हो तो लाइन पर होगा। अब इसको देखिए, इसमें समझिए कौन 0 है, x, तो x 0 है तो इस लाइन पर कभी नहीं होगा।
और ऋण 5 है ना, ऋण 5 है ना, तो यह वाई वाला है। तो देखिए वाई वाला ये है और यहाँ से लेकर के नीचे जो होता है मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक होता है, तो इसी लाइन पर यह कहीं होगा। बात क्लियर हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब बिंदु देगा तो चतुर्थांश में दर्शाएंगे, एक जीरो देगा, एक अंक देगा तो एकदम लाइन के ऊपर दर्शाएंगे। जब आएगा तो मैं बताऊंगा। यदि दोनों जीरो देगा, अगर मान लीजिए कि दोनों जीरो देता है, एक्सो जीरो वाईओ जीरो, तो समझिएगा कि यह मूल बिंदु पर होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। लेकिन हमको क्या करना है कि इसमें अब त्रिकोणमिति का कहेंगे तो देखिए त्रिकोणमिति का जब आएगा तो बताएंगे, और 2 चर वाला में हम बिंदु निकाल करके और ऐसे ही सारणी बनाएंगे। और इसमें हम लोग को पढ़ना है जो 2.1 में, तो देखिए ऐसे चतुर्थांश होगा। क्या होगा? चतुर्थांश होगा। कहेगा कि शून्यक बताइए। ऐसे देखिए यह x है, इसीलिए मैं बताया था कि यह x है और यह क्या है? y है। ठीक है ना। तो जब x पर जितनी बार काटेगा ना ये x वाला का, उसी को हम लोग गिन लेंगे। तो बताइए इस x पर, ये x है ना, कितनी बार काटा है? 1 2 3। तो बताइए इसका शून्य कितना होगा? शून्य कितना होगा इसका बताइए? 3। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमने चतुर्थांश के बारे में आपको बनाने बता दिया कि एक सीधा एल बनाइएगा, एक उल्टा एल बनाइएगा। सीधा एल का दोनों सिरा क्या रखिएगा? धन लिखिएगा, और उल्टा एल का दोनों सिरा ऋण लिखिएगा। ये धन और ऋण का मतलब कुछ है। धन मतलब ये पूरा धन और यह भी धन, और ये पूरा ऋण और यह भी ऋण। और यह अब देखिए नाम प्रथम और यही द्वितीय होगा। किस क्रम में चलेंगे? तो वामावर्त क्रम में चलेंगे। और यह तृतीय होगा, यह चतुर्थ होगा। चिन्ह लगाने के लिए भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से मैं आपको चतुर्थांश के बारे में बताया, और नेक्स्ट जो है अगले बार